नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर और आप देख रहे हैं बोले इंडिया वीकली। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से नवरात्रि के महोत्सव में भी हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। इसके अलावा आज हम ये भी जानेंगे कि क्या वास्तव में भारत आतंकी संगठन आईएसआईएस के निशाने पर आ चुका है और राम मंदिर का निर्माण आईएसआईएस के गुर्गों को पसंद क्यों नहीं आ रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम ये भी बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए सभी पार्टियों के चुनावी पत्रों में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा खास हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हम अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिस पर यह आरोप लगा है कि इस फिल्म ने देश के बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और इस कार्यक्रम के अंत में हम चर्चा करेंगे भारतीय नौसेना की शक्ति को दोगुना करने वाली आईएनएस कावरत्ती के बारे में। आइए चलते हैं इस कार्यक्रम की पहली खबर की ओर। आप सभी जानते हैं कि इस समय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है और इन 9 दिनों में बहुत सारे श्रद्धालु व्रत रखते हैं तथा मां भगवती की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों का समूह है जो हिंदुओं के त्योहारों पर बिना बुलाए मेहमान की तरह आता है और ज्ञान देकर चला जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। दीपिका सिंह राजावत जो कि एक वकील हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की जिसका उद्देश्य हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना तथा देश की एकता को खंडित करना था। इस पोस्ट के जरिए यह बताया जा रहा था कि हिंदू नवरात्रियों में तो स्त्रियों की पूजा करता है और अन्य दिनों में स्त्रियों का शोषण करता है। दीपिका सिंह ने अपनी इस पोस्ट के साथ एक ऐसा चित्र भी सम्मिलित किया जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लेकिन हमें दीपिका सिंह राजावत से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या किसी एक व्यक्ति के किए की सजा के लिए पूरे समाज को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? यदि हाँ, तो फिर क्या ये माना जाए कि कमलनाथ ने जिस विचारधारा के तहत एक महिला नेत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वही विचारधारा पूरी कांग्रेस पार्टी की है? लेकिन आप इस सवाल पर मौन हो जाएंगी क्योंकि आपको केवल हिंदुओं के खिलाफ ही एजेंडा चलाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक महिला पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ खड़े होइए। किसी समाज तथा किसी धर्म को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। यदि आप एजेंडा चलाना चाहती हैं तो 3 तलाक के खिलाफ चलाइए। अगर आप एजेंडा चलाना चाहती हैं तो हलाला के खिलाफ चलाइए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आपने केवल एक धर्म को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। और यदि बात सम्मान की है तो हिंदू संस्कृति में कहा जाता है यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हिंदू संस्कृति में दूध देने वाली गाय से लेकर जन्मभूमि तक को मां कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विवाहित है तो वह अपनी पत्नी के बिना किसी भी अनुष्ठान को पूर्ण नहीं कर सकता। और ऐसे समाज पर तथा ऐसे धर्म पर दीपिका सिंह राजावत जैसे लोग उंगलियां उठाते हैं और हमें इन लोगों का करारा जवाब भी देना चाहिए। इसीलिए दीपिका सिंह राजावत को कोई भी बात बोलने से पहले पूरा अध्ययन करके आना चाहिए। किसी भी धर्म पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। आइए चलते हैं कार्यक्रम की अगली खबर की ओर। अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मंदिर से प्रत्येक व्यक्ति खुश है, अपितु देश में बैठे हुए तथा देश से बाहर बैठे हुए कुछ लोग इस मंदिर के बनने से बेहद परेशान है। आईएसआईएस जो कि एक आतंकी संगठन है, उसकी एक मैगजीन से यह खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस के आतंकवादी भारत से बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना चाहते हैं। इस मैगजीन का शीर्षक है द वॉइस ऑफ हिंद। इस मैगजीन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि देश के अल्पसंख्यकों को भारत की किसी भी अदालत का कोई फैसला नहीं मानना है तथा जिहाद छेड़ने, हथियार उठाने और देश से बगावत करने की प्रेरणा दी जा रही है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन के आतंकवादियों की नजरें
इस समय बाबरी विध्वंस मामले में बरी हुए उन 32 लोगों पर भी है जिन पर लगातार ये मुकदमा चल रहा था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत पर कुछ लोगों ने गलत निगाहें उठाई हैं। ऐसा हर बार होता रहा है और हमारे सैनिक इन समस्याओं का समाधान कभी सरहद पर तो कभी सरहद के भीतर करते रहे हैं। परंतु हमें खतरा देश में बैठे उन कट्टरपंथी लोगों से है जो लगातार इन संगठनों का समर्थन करते रहते हैं और जिनके समर्थन के बाद ही देश में CAA तथा NRC के विरोध में दंगे होते हैं, जिसमें न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। लेकिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र का सपना बनाने वाले लोगों को ये सीख लेना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि युद्ध की संभावना में जी रहे सब लोग सुन लें, युद्ध की संभावना में जी रहे सब लोग सुन लें, युद्ध भी है बुद्ध भी है, जिसे चाहें उसे चुन लें। आप सभी ने देखा था कि दिल्ली दंगों का प्रयोग किस तरह से भारत की एकता को खंडित करने तथा हिंदू समाज को निशाना बनाने के लिए किया गया था। लेकिन इन धर्मांध लोगों को खुद से यह भी पूछना चाहिए, बेगुनाह बच्चों, वृद्ध तथा महिलाओं को धर्म के नाम पर मारना कैसे वाजिब हो सकता है? क्या देश से गद्दारी करके जन्नत हासिल की जा सकती है? क्या देश के किसी दंगे में बेगुनाहों के अलावा कोई कसूरवार मरा है? नहीं ना। तो फिर आतंकी संगठन ISIS कैसे अपने इरादों में सफल हो रहा है? हम भारतवर्ष के लोगों को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और वर्तमान में बिहार की राजनीति अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस तथा सभी पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। सत्ता पक्ष चाहता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने, वहीं अन्य गठबंधन ये चाहते हैं कि उनके प्रत्याशी बिहार की कमान संभालें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के जरिए बिहार की जनता से ये वादा किया है कि यदि प्रदेश में दोबारा NDA की सरकार बनती है तो 5 साल में 19 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ साथ बिहार का पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने, हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा देने, 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने तथा 30 लाख लोगों को पक्का मकान देने की घोषणा की है। इसके अलावा भाजपा ने बिहार की जनता से वादा किया है कि यदि भाजपा सरकार में आती है तो कोरोना की मुफ्त वैक्सीन प्रत्येक बिहारवासी को दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सहयोगी दल JDU की ओर से 7 निश्चय 2 नाम से चुनावी संकल्प पत्र लॉन्च किया गया है। JDU के नेताओं का कहना है कि हमारी सरकार ने प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाई है और यदि बिहार में दोबारा नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो प्रत्येक खेत तक जल पहुंचाया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 12th पास करने वाली बच्चियों को 25,000 और ग्रेजुएशन करने वाली बच्चियों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी। पुलिस थानों तथा अन्य सरकारी विभागों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने भी बड़ी बड़ी चुनावी घोषणाएं की हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते हैं तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। RJD की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यदि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनती है तो आवेदन पत्रों पर लिया जाने वाला आवेदन शुल्क खत्म कर दिया जाएगा तथा परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए छात्रों और छात्राओं को किराया भी मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, LJP, प्लूरल्स पार्टी ने भी अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र की कुछ प्रमुख बातें। यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में यदि कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रदेश के गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा,
केंद्र द्वारा लाए गए कृषि संशोधन अधिनियमों को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा, युवाओं को नौकरी दी जाएगी और जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती तब तक प्रति माह 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, लेकिन इनकी हकीकत प्रत्येक देशवासी और बिहारवासी जानता है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव बीतने के बाद ये चुनावी वादे केवल कागज की रद्दी बनकर रह जाते हैं, इनकी जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता किसके सर पर अपना हाथ रखेगी और किसके संकल्प पत्र पर अपना विश्वास जताएगी। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। आप सभी जानते हैं भारत में बहुत सारी फिल्में बनती हैं और भारत के फिल्म अभिनेता तथा फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को सुपरहिट कराने के लिए कई प्रकार की युक्तियां अपनाते हैं, जिसमें फिल्मों को त्योहारों पर रिलीज करना, नए विवादों को जन्म देना तथा बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करना शामिल है। लेकिन अब इन फिल्म निर्माताओं की ये युक्तियां फेल होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके ये लोग अपनी फिल्मों को सुपरहिट बनाते हैं, वे लोग अब इनके इस तरीके को समझ चुके हैं और इनके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। वर्तमान में मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है लक्ष्मी बॉम्ब। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस फिल्म के साथ विवाद क्यों जुड़ा है और इस फिल्म का उद्देश्य क्या है। इस फिल्म पर शुरू हुआ विवाद अब समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने इस फिल्म पर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इस फिल्म के साथ लव जिहाद को भी जोड़ा जा रहा है और राष्ट्रीय हिंदू सेना ने प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर कहा है कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए तथा प्रत्येक हिंदू से यह अपील की है कि कोई भी इस फिल्म को ना देखे। पत्र में यह कहा गया है कि लक्ष्मी माता के नाम के साथ बॉम्ब शब्द का प्रयोग करना बेहद अश्लील और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इस फिल्म को लेकर लगातार अक्षय कुमार ट्विटर पर ट्रोल भी हो रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि इस फिल्म में एक हिंदू लड़की तथा मुस्लिम लड़के के बीच प्रेम संबंध दिखाकर लव जिहाद को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, कब तक हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया जाता रहेगा तथा उनकी आस्थाओं को बॉलीवुड अपने निशाने पर लेता रहेगा। अक्षय कुमार की ये फिल्म 9 नवंबर को रिलीज होगी, यानी कि दीपावली से कुछ दिन पहले। एक तरफ ये अभिनेता तथा फिल्म निर्माता ये चाहते हैं कि देश के लोग हमारी फिल्में देखें, दीपावली पर हम फिल्मों को इसीलिए रिलीज करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इसीलिए ऐसी फिल्मों का बहिष्कार होना बेहद आवश्यक है। आइए चलते हैं कार्यक्रम की अंतिम खबर की ओर। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में भारतीय वायुसेना को एक युद्धपोत सौंपा जिसका नाम है आईएनएस कवरत्ती। ये बताया जा रहा है ये युद्धपोत आधुनिक प्रणाली के साथ साथ पनडुब्बी रोधी प्रणाली से भी लैस है। हम आपको बता दें ये युद्धपोत पूर्णतः भारत निर्मित है। इसके अलावा इसका डिजाइन नौसेना डिजाइन महानिदेशालय द्वारा तैयार किया गया है। यह बताया जा रहा है इस युद्धपोत को पनडुब्बियों का पता लगाने तथा उन्हें शूट करने के लिए तैयार किया गया है। हम आपको बता दें इसकी लंबाई 109 मीटर, चौड़ाई 12.8 मीटर तथा इसका वजन 3250 टन है। यह बताया जा रहा है कि कवरत्ती एक स्टील्थ वॉरशिप है, यानी ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। इसके अलावा कवरत्ती में ऐसे ही आधुनिक हथियार प्रणाली लगी हुई है जो पनडुब्बियों का पता लगाने तथा उनका पीछा करने में सक्षम है। कवरत्ती को समंदर का बाहुबली भी कहा जाता है और अब ये भारतीय नौसेना के पास आ चुकी है, तो निश्चित रूप से भारतीय नौसेना की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। गुरुवार को जनरल नरवणे ने कहा था आईएनएस कवरत्ती का नौसेना में शामिल होना हमारे देश के समुद्री लक्ष्यों को हासिल करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं टीम कवरत्ती को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों,
ये युद्धपोत निश्चित रूप से दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है और भारतीय सेना के पास अब जब ये युद्धपोत आ गया है तो निश्चित रूप से भारत की नौसेना विश्व की सबसे बेहतरीन नौसेना बनकर उभरेगी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी प्रमुख खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।